दोस्तों, राजनीति जो आपको पर्दे पर दिखती है उससे बिल्कुल अलग पर्दे के पीछे होती है। और बिहार में भी जो राजनीति दिखाई जा रही है पर्दे के पीछे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अब मिसाल के तौर पर गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया या मोदी जी की मीडिया आपको दिन रात दिखा रही है कि नीतीश जी को कहीं ना कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव परेशान कर रहे थे। कहीं ना कहीं तेजस्वी से परेशानी थी। आपको दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी, खड़गे तरजीह नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बना रहे थे, नीतीश कुमार नाराज थे। जमीनी हकीकत यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भले ही थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हो, असली परेशानी नीतीश कुमार को कुछ और थी। पर्दे के पीछे खेल कुछ और था, और पर्दे के पीछे जो खेल था ये दो लोग खेल रहे थे। इस देश के दो ताकतवर लोग एक ऐसा खेल खेल रहे थे पिछले कुछ महीनों से, या यूं कहें जून 2023 से एक ऐसा खेल चला 4-5 महीने कि नीतीश और उनके साथी, अहम साथी, उनके नेता इस खेल में फंसते गए और आज नतीजा आपके सामने है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि राजनीति में, सत्ता में, सरकार में जब गठबंधन होता है, जब अलायंस होती है, जब गठबंधन की सरकार चलती है तो दोनों पार्टनर के बीच में खटपट तो होती है। 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, खटपट की गुंजाइश रहती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जो लालू परिवार या जो तेजस्वी यादव, जिनको हर तीसरे दिन, जिनके यहाँ कभी छापा पड़ रहा हो, कभी ईडी का नोटिस जा रहा हो, कभी पुरानी फाइल खोली जा रही हो, कभी उनको दिल्ली के किसी कचहरी में बुलाया जा रहा हो, पूरे आप कह सकते हैं साल भर से, जब से वो सत्ता में आए, केस पर केस, छापे पर छापे, पुरानी फाइलें, 15-15 बरसों की फाइलें खोली जा रही हैं। क्या ऐसा परिवार जिस सरकार में है उस सरकार को तोड़ने की हिम्मत करेगा या सोचेगा या साजिश करेगा, जिसके साथ खुद साजिश हो रही हो? हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के साथ एक ऐसा खेल हो रहा था जो गोदी मीडिया ने आपसे छुपाया, और या जिसको नीतीश कुमार के लोगों ने खुद नहीं बताया। अब दोस्तों, यूं तो नीतीश कुमार 2022 में, यानी पिछले साल मोदी और शाह को छोड़ चुके थे, और उन्होंने तेजस्वी और लालू के साथ बिहार में सरकार बना ली थी और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। शुरुआती दौर में मोदी जी ने थोड़ा लाइटली लिया, इतना सीरियस नहीं लिया नीतीश कुमार को कि चलो भाई डील करेंगे। लेकिन जून आते आते जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस पूरे अपोजिशन को यूनाइट करने लगे, कभी ममता बनर्जी के पास जाने लगे, कभी केजरीवाल के पास जाने लगे, कभी वो खड़गे और राहुल गांधी से मिलने लगे, और सारी पार्टियों को, विपक्ष की सारी पार्टियों को जब एक छतरी के नीचे लाने लगे तो मोदी जी के कान खड़े हुए कि ये क्या करने चाह रहे हैं। सारे विपक्ष को यूनाइट कर रहे हैं जिसके पास हमसे ज़्यादा वोट शेयर है। और जब नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग करा दी राहुल गांधी से और खड़गे से, और उन्होंने कहा कि जून में मैं पहली बैठक कराने जा रहा हूं पटना में, सबको बुलाने जा रहा हूं, तो सच है कि गुजरात लॉबी घबरा गई थी। और तभी से नीतीश कुमार और उनके लोग अमित शाह के रडार पर आ चुके थे। जी हाँ, आप कह सकते हैं ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर आ चुके। यानी जो हथियार या जो ब्रह्मास्त्र, जिस ब्रह्मास्त्र से अमित शाह ने सबको पराजित किया है विपक्ष में, वही ब्रह्मास्त्र फिर अमित शाह ने निकाला। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया ने और बिहार की मीडिया ने इसको कहीं ना कहीं दबाया, छुपाया। मिसाल के तौर पर 23 जून को, तारीख नोट करिएगा, 23 जून 2023 को नीतीश कुमार ने जब पहली बैठक करी, जिसमें ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी सब लोग आए, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जब मोदी को चौंका दिया, इस मीटिंग से पहले 23 जून की इस मीटिंग से पहले ही क्या क्या होने जा रहा है, चाणक्य के टेबल पे सब कुछ आ चुका था, सारी रिपोर्ट आ चुकी थी। और तब तारीख नोट करिएगा, 23 जून को बैठक थी, और उससे 4 दिन पहले यानी 19 जून को गब्बू सिंह, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कह सकते हैं बड़े ठेकेदार हैं, अरबपति हैं, खरबपति, कहीं ना कहीं जेडीयू के बहुत क्लोज हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं, लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के मैन फ्राइडे उनको भी जानते हैं,
लल्लन सिंह के साथी गब्बू सिंह, इन पर ईडी का केस रजिस्टर हुआ, ईडी का केस, और एक हड़कंप समझ गया। और बात यही नहीं रुकी। 19 जून को जहां गब्बू सिंह एक बड़े फाइनेंसर, उनके यहां ईडी ने केस रजिस्टर किया, छापेमारी हुई। 22 जून को यानी 23 जून की बैठक से 24 घंटे पहले अजय कुमार उर्फ कारू सिंह, ये जो मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, इनके रिश्तेदार कारू सिंह जो बड़े फाइनेंसर हैं, इनके यहां भी छापेमारी शुरू हो गई। तो 19 तारीख को गब्बू सिंह और 22 तारीख को कारू सिंह, दो बड़े फिनेंसर, दो बड़े ठेकेदार, अरबपति खरबपति, इन दोनों की घेराबंदी शुरू हो गई। किसी के 25 ठिकानों पे छापेमारी हुई, किसी के 18 ठिकानों पे छापेमारी हुई और एक हड़कंप मच गया। ईडी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ईडी ने नीतीश के लोगों की घेराबंदी शुरू कर दी। तो एक तरफ मीटिंग चल रही थी और एक तरफ अमित शाह की एजेंसी हरकत में थी पटना में। पहली बार नीतीश कुमार प्रेशर में थे, उनके लोग। तो नीतीश कुमार के सबसे खास लल्लन सिंह के खास आदमी गब्बू सिंह पर छापे और उन पर मुकदमा, और नीतीश कुमार के जो फिनेंस मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री थे, यानी आप कह सकते हैं जो मनीष सिसोदिया थे सरकार में, उनके भी सगे रिश्तेदार कारू सिंह के यहां छापे, सारे खाते सील किए गए, बैंक खाते सील किए और तमाम बरामदगी हुई। कहीं ना कहीं ये मामला 100 करोड़ से ऊपर का था और इसको गोदी मीडिया ने उछालना शुरू किया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी दोस्तों। 28 अगस्त, तारीख नोट करिए, मीटिंग के बाद अगस्त 28, और अगस्त 28 को नीतीश कुमार के एक और साथी, जेडीयू के एमएलसी, एक और पैसे वाले सेठ राधा चरण शाह या राधा चरण सेठ कह लीजिए, जेडीयू के एमएलसी, इनको समन दिया गया और ईडी ने पटना के कार्यालय में बुलाया। पूछताछ हुई, काफ़ी सवाल जवाब हुए कि पैसा कहाँ जाता है, किसको देते हैं, चुनाव में कितना देते हैं, पार्टी को कितना देते हैं, लल्लन सिंह से क्या रिश्ते हैं, नीतीश कुमार से क्या, तमाम ऐसे सवाल हुए। हिल गए राधा चरण सेठ और हिल गई नीतीश कुमार की जेडीयू। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सितंबर 13 सितंबर को राधा चरण शाह, जी हाँ, राधा चरण शाह, नीतीश कुमार के सबसे खास आप कह सकते हैं एमएलसी, ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया। और जब अरेस्ट किया तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ बरामद हुआ, लेकिन एक लाल डायरी भी मिली। जी हाँ, एक लाल डायरी भी ईडी ने बरामद की। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक एक डायरी जो है वो राधा चरण सेठ के कार्यालय से मिला है, जो फार्म हाउस था वहां स्थित कार्यालय से मिला, और उसमें कविता के तौर पर जो कोडिंग में बालू का अवैध खनन और जो कर चोरी से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो लिखी हुई है, और वो डायरी जो है ईडी ने जब्त की है। अब 13 सितंबर को राधा चरण जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो गिरफ्तार हुए, और उसके 4-5 दिन के बाद जो राधा चरण के बेटे थे उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राधा चरण की जो गिरफ्तारी थी उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथियों को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि जो लाल डायरी थी इसमें बहुत से कोड वर्ड्स लिखे हुए थे। ये ऐसी ही लाल डायरी थी जो अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके यहां बरामद हुई थी। वो जो लाल डायरी से जिसमें अशोक गहलोत को ब्लैकमेल किया गया, ऐसी ही ये एक लाल डायरी थी, और इस लाल डायरी ने भीतर ही भीतर हिला दिया सबको पटना में, पाटलिपुत्र में। और हुआ ये, अब इत्तेफाक देखिए कि जो छापे, जी हाँ गौर करिएगा, जो छापे जून में पड़ रहे थे, जुलाई में पड़ रहे थे, अगस्त में पड़ रहे थे, सितंबर में पड़ रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, नवंबर आते आते ये छापे धीरे धीरे रुक गए। और यही वो महीना था जब नीतीश कुमार के सुर भी बदलने लगे, इंडिया अलायंस को लेकर, कांग्रेस को लेकर, लालू को लेकर, तेजस्वी को लेकर। तो एक तरफ छापे पर ब्रेक लगी और दूसरी तरफ नीतीश जी की ख्यालों पर ब्रेक लग गई। जी हाँ, उनके विचारों पर ब्रेक लग गई, उनके समाजवादी धारा के विचार पर ब्रेक लग गई, और कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आने लगी लालू से, तेजस्वी से। अब क्या ये एक संयोग था?
ये दिल्ली का प्रयोग था। तो दोस्तों, नवंबर आते आते बहुत कुछ पटना में बदलने लगा। एक तरफ जेडीयू की जो घेराबंदी चल रही थी, जो शिकंजा कसा जा रहा था ईडी का, इनकम टैक्स का, वो ढीला पड़ने लगा। और जो शिकंजा था वो तेजस्वी पर, लालू परिवार पर, यानी आरजेडी पर कसने लगा। तो इधर शिकंजा ढीला, यानी नीतीश की पार्टी पर शिकंजा ढीला और तेजस्वी की पार्टी पर शिकंजा टाइट। और इसी बीच में नीतीश जी के भी थोड़ा सुर बदलने लगे। कांग्रेस उनको संयोजक बनाना चाहती थी। खड़गे उनको फ़ोन कर रहे थे, कभी राहुल गांधी फ़ोन कर रहे थे, कभी सीताराम येचुरी कह रहे थे कि आपको संयोजक बनाया जा रहा है। तब नीतीश ने कहा अचानक, जो संयोजक बनना चाहते थे इंडिया अलायंस के, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं संयोजक बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उन्होंने बनारस की जो रैली हो रही थी वो भी कैंसिल कर दी, वो भी रद्द करी। उन्होंने लल्लन सिंह को हटाकर खुद वो सत्ता में आ गए, यानी पार्टी भी उनकी, सरकार भी उनकी। उन्होंने केसी त्यागी, जिनके बड़े अच्छे संबंध हैं दिल्ली में, उनको पॉलिटिकल एडवाइजर फिर से बना दिया। बहुत से चेंजेस किए। और नीतीश ने कहीं ना कहीं जनवरी आते आते लालू और तेजस्वी से दूरियां बनाना शुरू कर दी। खड़गे के फ़ोन उठाना बंद कर दिए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है कि फिर हुआ क्या। पर्दे के पीछे जो हुआ वो अब आप पर्दे के सामने देख रहे हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर और है, और ये नेताओं से कहीं ज़्यादा संगीन है मामला। ऐसा कहते हैं, मेरे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे, बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट थे। ये भी ईडी के रडार पर आ गए थे सितंबर अक्टूबर तक। और इन ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अपनी बेचैनी बतानी शुरू करी। वही बेचैनी जो कहीं ना कहीं उनको चौधरी साहब बता रहे थे, जो उनके वित्त मंत्री थी। वही बेचैनी जो लल्लन सिंह की थी और लोगों की थी कि भाई ईडी की इंतहा क्या होगी, क्या हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी गिरफ्तार किया जाएगा, हम पर भी फर्जी केस होंगे, हम पर भी फर्जी छापे डाले जाएंगे। जिस तरह से राधाचरण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्या हमें भी भेजा जाएगा। इस तरह का एक, आप कह सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। और फिर ब्रह्मास्त्र जब अमित शाह का चल गया तो नीतीश जी ने, अब चाहे वो मजबूरी कह लीजिए या आप उनका कह लीजिए कि उनकी फितरत है, उन्होंने एक अपना रास्ता तय कर लिया। मुझे लगता है कि इस पूरे सवाल पर एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। बिहार के हमारे रिपोर्टर जो हैं अभिषेक कुमार, जो ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि वाकई क्या ईडी पीछे खेल कर रही थी। और अशोक वानखेड़े भी होंगे कि व्हाट वाज हैपनिंग, पर्दे के पीछे हो क्या रहा था। एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि ये जो कहानी किसी ने दिखाई नहीं, इस कहानी को भी देखते हैं। पर्दे पर तो आप रोज सुबह शाम देखते हैं, पर्दे के पीछे भी देखिए राजनीति, गुजरात लॉबी किस तरह से खेलती है और किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं और लोगों को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाता है। तो चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े, टाइगर और अभिषेक कुमार के पास। पहला सवाल टाइगर आपसे। टाइगर, लोग ऐसा कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं और नीतीश कुमार भी ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि लालू से उनकी बनती नहीं रही थी और लालू जो है कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए दबाव डाल रहे थे। फिर नीतीश कुमार चाह रहे थे कि भाई विधानसभा का चुनाव हो जाए, विधानसभा भंग कर दी जाए, इस तरह की बातें। यानी इंप्रेशन जो नीतीश कुमार दे रहे हैं वो ये है कि लालू से दिक्कत। लेकिन मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई और पर्दे के पीछे दिक्कत ईडी से भी थी। ईडी ने जिस तरह से एक एक करके पिछले 6 महीने से, चाहे वो ललन सिंह के आदमी हो, चाहे बिहार सरकार के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, उनके सगे साले हो, साले साहब हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो जेडीयू के फाइनेंसर कहे जाते हैं, इनकी यहाँ छापेमारी हो रही थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी ने भी उस दुखती रग को पकड़ लिया था और पहली बार अपने करियर में पहली बार नीतीश कुमार के सामने ईडी खड़ी हो रही थी, कम से कम उनके लोगों को लेकर। देखो दीपक भाई, जो सारी बातें बता रहे हैं, जो बातें हो रही है कि लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, उनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, लल्लन सिंह की नजदीकी थी, ये सब सूत्रों के हवाले है, सब सूत्रों के हवाले। अभी तक आरजेडी की तरफ से ऐसा कोई सॉलिड किसी शायद लालू ने और या तेजस्वी ने ऐसा कोई बयानबाजी नहीं की। ये बात, ये जो छिछोरे 2-4 छर्रे इधर उधर बोलते हैं उसका कोई इतना महत्व नहीं रहता। लेकिन नीतीश भी इतने मैच्योर्ड है कि वो भी इन छोटे मोटी चीजों को तवज्जो नहीं देते। गब्बू सिंह की यहाँ रेड पड़ी,
वो फाइनेंसर थे, लल्लन सिंह के बहुत नजदीकी माने जाते थे। तो अपने फाइनेंसर पे रेड पड़ी तो सरकार बचाने का प्रयास करती है, लेकिन सरकार पे छींटे नहीं आते कि ठीक है सरकार की सिंपैथाइजर है, कोई गलत काम कर रहा तो ईडी एक्शन लेगा, सरकार क्या करेगी। कालू सिंह के यहाँ रेड पड़ी तो विजय चौधरी के नजदीकी थे, उसमें विजय चौधरी नप जाते, साले हो जाते तो विजय चौधरी नप जाते, बहुत ज्यादा हो गई तो। फिर भी जो सबसे क्लीन ब्रांड है भारतीय राजनीति का, जिसको स्वच्छ ब्रांड कहा जाता है, नीतीश कुमार, उस पर छींटे नहीं थे। मामला गड़बड़ा गया एमएलसी शाह के यहाँ से, राधा चरण शाह के यहाँ जो लाल डायरी मिली, उस डायरी के जो कोड लिखे हुए थे वो कहीं ना कहीं सीधा जनता दल यूनाइटेड पे अटैक करते हैं। वहां की फाइनेंस की एंट्रीज है, पार्टी को दिया जाने वाला पैसे की एंट्री है, और शाह को इतना टाइट किया कि शाह अरेस्ट किए गए। लेकिन ये अभी ये तय नहीं हुआ है कि शाह सरकारी गवाह बने हैं नहीं बने हैं, लेकिन एक लाल डायरी राजस्थान जैसी यहां आई है। तो ये लाल डायरी का राजनीतिक उपयोग करने के बजाय बीजेपी हमेशा डायरी का उपयोग पहले प्राइवेट मीटिंग में करता है, प्राइवेट में डायरी फेल हो जाती तो फिर उसको पब्लिक करता है। मोडस अप्रेंटिस यहां पे भी हो सकता है कि शाह को सरकारी गवाह बना के सारी चीजें उगलवा दे। ये बात जो बिहार में आप भी जानते हैं, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, और अभिषेक तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बहुत नजदीकी है नीतीश कुमार के, वो सबसे पावरफुल है, वो मंत्रियों से भी ज्यादा पावरफुल है जी। उन अधिकारियों की भी एंट्री है, क्या अधिकारियों ने कहीं से पैसा लेके उसके पास पार्क किया, ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से एंट्रियां हैं। और इस लाल डायरी से कहीं ना कहीं विचलित हुए हैं सुशासन बाबू, ये बात भी उतनी ही सच है, उतनी सच है। मैं आ रहा हूं टाइगर, आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, पहली बार नीतीश कुमार का जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मिस्टर क्लीन कि साहब ईडी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इनकम टैक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उनको बड़ा नाज है अपनी सादगी पर। आपको लगता है कि ये सादगी का चीरहरण हो जाता? क्योंकि ईडी अगर आगे बढ़ती, मैं देख रहा हूं सितंबर अक्टूबर के बाद फिर ईडी कहीं ना कहीं ढुलमुल पड़ गई। पहले तो बहुत हर जगह छापे, कारू सिंह पे छापे, गब्बू सिंह पे छापे, फलाने सिंह पे छापे, 18 जगहों पर छापे। उसके बाद राधा चरण शाह, उनके यहाँ छापे जो जेडीयू के एमएलसी हैं, राधा पे छापे, राधा के बेटे पे छापे, डायरी मिली। और फिर अचानक मैं देख रहा हूं कि ये जो ईडी की छापेमारी है ये कम हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। और जब ये थमती है उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लल्लन सिंह हटाए जाते हैं, केसी त्यागी आते हैं, नीतीश कुमार खुद पार्टी अपनी हाथ में ले लेते हैं और तल्ख वाली बातें करते हैं और इंडिया अलायंस से कहते हैं कि अब हमें संयोजक नहीं बनना। क्या कोई इसमें कॉमन थ्रेड आपको दिखता है? आपको लगता है कि वाकई पर्दे के पीछे ईडी ने भी कहीं ना कहीं हीटअप किया, चाबी घुमाई? आपको ऐसा लगता है ईडी का भी कहीं ना कहीं लाभ लिया है गुजरात लॉबी ने नीतीश जी को लाइन पर लाने की? दीपक जी, ये सारी घटनाएं एक सीक्वेंस में दिखाई देती है। सीक्वेंस, घटनाक्रम? जी, एक पूरा घटनाक्रम आपको दिखेगा कि सबसे पहले लल्लन सिंह के ऊपर आरोप लगे, लल्लन सिंह के करीबियों को, विजय चौधरी के करीबियों को कहीं ना कहीं ईडी और इनकम टैक्स ने उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखें लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जाते हैं। मीडिया में खबरें क्या आती है? खबर ये आती है कि वो कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिले हुए थे और उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, जेडीयू के विधायक। वो हटाए जाते हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स जो भी जांच एजेंसियां हैं वो अपना शिकंजा कसती जा रही थी, घेराबंदी करती जा रही थी। एक ब्यूरोक्रेसी का मामला है, दूसरा पार्टी के कथित फाइनेंसर्स का मामला है, जिनके पास पार्टी के पैसे कथित तौर पर रखे जाते हैं। शुरुआत राधा चरण शाह से ही करते हैं।
राधाचरण शाह के बारे में मैं आपको बता दूं, राधाचरण शाह राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी थे और राष्ट्रीय जनता दल से अभी 1 या 2 साल पहले ही टूट करके जेडीयू में आए थे। सवाल ये उठता है कि जिस दौर की वो लाल डायरी, कथित लाल डायरी बताई जा रही है, उस लाल डायरी में जो एंट्रीज हैं वो राजद के दौर की हैं या जेडीयू में उनके आने के बाद की है। पहली बात, वो धन्ना सेठ है, पैसे वाले हैं, और लोकल बॉडी से जो एमएलसी का चुनाव जीतते हैं वो पता है, आपको भी पता है, अशोक वानखेड़े जी को भी पता है कि कैसे चुनाव जीतते हैं वो लोग। टाइगर, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी जो घेराबंदी थी, जिस तरह से गब्बू सिंह जो एक बड़े ठेकेदार हैं, जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लल्लन सिंह से जुड़े हुए हैं, फिर जेडीयू के एमएलसी, इनके यहाँ छापेमारी, नीतीश के आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तारी हुई उनके और उनके बेटे। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ मोदी जी दरवाजा खोल रहे थे नीतीश के लिए और दूसरी तरफ डरा रहे थे क्या ईडी से? क्या ये दोनों चीजें चल रही थी, नरम गरम चल रहा था मामला, ईडी आगे है और पीछे पीछे दोस्ती का हाथ है? देखिए, भाजपा का ये 2014 के बाद का एक मोडस अप्रेंटिस है। पहले आपको न्योता देते हैं, आप न्योता नहीं मानते तो फिर आपको जैसा अंडरवर्ल्ड में पहले फोन करके बुलाया जाता है, आप नहीं आते तो फिर उठवाया जाता है। तो ये अंडरवर्ल्ड स्टाइल में काम हो रहा है। पहले न्योता जाता है, आप नहीं आए तो फिर एजेंसियों से उठवाया जाता है, तो फिर तो आप तो आ ही जाते हो। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो आदमी जीवन भर बिना भ्रष्टाचार का आरोप का जी रहा हो, जीवन के इस मोड़ पर उसके बहुत सारे भेद खुल जाए, ये वो कतई नहीं चाहेगा। और ये खुद इसलिए चलते हैं कि राजनीतिक दल चलाने के लिए पैसा लगता है। पैसा कहां से आता है? सारी दुनिया जानती है कि फ्री में राजनीति तो नहीं होती। आज केजरीवाल भी बहुत ईमानदार माने जाते थे, लेकिन आज लोग अरेस्ट हो गए ना, आज लग गए ना आरोप। भाई अब लोग धीरे से कहते कि भाई चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा लिया होगा, गोवा के चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए लिए होंगे। परसेप्शन तो बना दिया ना, लाल डायरी ने परसेप्शन तो बना दिया ना जी। तो आपको 2 बार ईडी बुला दे, 3 बार अरेस्ट करे, फिर आपको छोड़ दे, फिर आपकी जमानत हो जाए, आप न्यायालय की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन जवाब क्या देंगे? कुछ तो लोग तो पूछेंगे कि ये पैसे की बात हो रही, कहाँ हो गया? ये तो आपका आदमी था, इसके पास इतना पैसा मिला है, क्या करें? आपको लगता है, अगर आप ये घटनाक्रम देखिए कि जब जून में पहली बैठक, जब सूत्रधार बनते हैं नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के, ममता से बात करते हैं, केजरीवाल से बात करते हैं, फिर पटना में सबको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण से पहले, इससे पहले कि वहां राहुल ममता पहुंचे, ईडी पहुंच जाती है और ईडी छापे मारती है। और जब ये मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद ईडी का जो कैंपेन है, इनकम टैक्स का जो कैंपेन है, वो और तेज होता है, ईडी और सक्रिय होती है, और बजाय लालू के, या यूं कहिए लालू के साथ साथ नीतीश के लोगों को टारगेट किया जाता है। और ये प्रक्रिया चलती है अगस्त में, सितंबर में, आखिरी छापे सितंबर में पड़े, लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते मैं देखता हूं कि जेडीयू पे जो शिकंजा है थोड़ा ढीला हो जाता है ईडी का। सितंबर में बहुत तेज है, अगस्त में है, जून से स्टार्ट होता है, 3-4 महीने के बाद ईडी थोड़ी ढीली हो जाती है। तो क्या हम ये मान लें कि अक्टूबर नवंबर आते आते कहीं कोई डील पीछे चल रही थी, बीजेपी की कोई डील चल रही थी, और दरवाजा जो है ये दिसंबर नवंबर से खुलना शुरू हो गया था? दीपक जी, ये डील एक दिन में नहीं होती है, इतना बड़ा फैसला एक दिन में नहीं होता है, आप जानते हैं। इसके पीछे महीनों लगते हैं, मॉडलिटीज तय होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस तय होते हैं। मेरा सवाल अभिषेक, नवंबर के बाद फिर ईडी क्यों नहीं जा रही जेडीयू पे, मैं ये पूछ रहा हूं। जब जेडीयू को इधर से इधर आना है, मैं उसी पे आ रहा था कि जेडीयू को उधर से इधर आना है तो क्यों जाएगी ईडी? ईडी तो वहां जाती है ना जो आने से इनकार कर दे, जैसे हेमंत सोरेन आने से इनकार करते हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी सामने आने से इनकार करती है, और जैसे ही खबर आती है कि प्रत्यक्ष की बजाय अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ सहयोग की उम्मीद रख सकती है बीजेपी, तो वहां भी मामला ढीला पड़ जाता है। केसीआर के खिलाफ, के कविता के खिलाफ कब जाती थी? जब तक कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबले से बाहर दिख रही थी, लग रहा था कि बीजेपी वर्सेस टीआरएस है, बीआरएस है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आती हुई दिखी, केसीआर को ईडी से कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिलती हुई दिखाई दी। तो ईडी का काम तो आप जानते हैं, पिंजड़ा बंद तोता नंबर 2 आप कह सकते हैं।
और बिहार में अब सत्ता परिवर्तन चूंकि तय ही हो गया है, सत्ता परिवर्तन नहीं, मैंने गलत टर्म इस्तेमाल किया, मैं अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से क्षमा मांगता हूं। विपक्ष परिवर्तन बिहार में तय हो गया है, सत्ता परिवर्तन तो वही है। तो विपक्ष परिवर्तन जो बिहार में होता रहा है 2014 से 2013 से, उस विपक्ष परिवर्तन की कड़ी में, उसकी भूमिका तैयार करने में बड़ी भूमिका ईडी ने निभाई है। जी जी जी। टाइगर, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये कहना है कि ईडी जिस तरह से पहली बार उसने नीतीश के इर्द गिर्द लोगों को घेरना शुरू किया, ब्यूरोक्रेट्स को घेरना शुरू किया, आपको लगता है कि जब ये छापे पीक पर थे, जब 17-17, 18-18 जगहों पर एक साथ छापे पड़ रहे थे, घरों पर, उनके शोरूम्स पर, उनके बैंक के खाते सील हो रहे थे, लाल डायरी निकाली जा रही थी और कीचड़ उछाला जा रहा था, कुछ लोग ऐसे थे जो गुजरात लॉबी के मोहरे थे और नीतीश कुमार के घर में थे, जो उनको भड़का रहे थे, उनके कान भर रहे थे, या उनको कहीं ना कहीं डरा रहे थे, या कुछ बता रहे थे कि नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं। मैं सीक्वेंस दे रहा हूं। 19 जून को गब्बू सिंह के यहाँ छापा पड़ता है, उसके बाद 23 जून को विजय चौधरी के साले के यहाँ छापा पड़ता है। इस छापे से एक हंगामा, एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, डराने की बात की जाती है। नीतीश बाउंस बैक करते हैं, नीतीश इंडिया गठबंधन में और सक्रिय हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन के पीछे अपनी ताकत झोंक देते हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट खोलते हैं। उसके बाद 15 सितंबर को विजय जी, वो जो शाह है, जो उनके एमएलसी, हाँ, और लाल डायरी मिलती है। लाल डायरी के बाद छापे बंद हो जाते हैं। लाल डायरी के बाद पावर ब्रोकर जो होते हैं, देखिए नए पावर ब्रोकर एक सिस्टम, नया एक पौध तैयार हुई है, फौज तैयार हुई है। ये पावर ब्रोकर कौन है? ये पावर ब्रोकर वो है कि जिसके यहाँ किसी नेता को, किसी मुख्यमंत्री को यदि आपको तोड़ना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो जिसके यहाँ रेड होती है उसके यहाँ ये ब्रोकर पहुंच जाते हैं कि नीतीश जी, मेरी तो ईडी में बहुत है जानकारी, मैंने देखा तो ये तो फंसने वाला मामला है, आप इस वकील से भी बात कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें तो मतलब कोई जगह ही नहीं जमानत की। लेकिन मेरी उस दिन अमित जी से बात हुई, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं ऐसा तो मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि कैसे अच्छे आदमी फंस गए, देखिए क्या गरज थी ऐसा करने की। वो अभी भी आपको अच्छा आदमी मानते हैं, आप कहे तो बात करें। ये एक सिस्टम चालू करते हैं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जाके, और जो आपने 2 दिन पहले जो कार्यक्रम किया, जिनके नाम लिए हमने, जो हम इधर बात करते उधर बात करते, ये वो ब्रोकर है। केसी त्यागी भी उसी में आते हैं। ये पहले डराते हैं और फिर सेटलमेंट करने की बात करते हैं और फिर इज्जत देने की बात करते हैं। यही अजित पवार के यहाँ पहुंचते हैं, यही छगन भुजबल के यहाँ पहुंचते हैं, यही नारायण राणे से बात करते हैं। ब्रोकर, ये ब्रोकर है, ये छोड़े हुए लोग हैं कि पहले हम हाका लगाएंगे ईडी से, ये जब सब लोग आएंगे तब आप ऊपर से जाके बोलना कि मचान में बहुत अच्छा शिकारी बैठा है, वो शिकार किए बगैर नहीं रहेगा। तो फिर आप क्या करो, गोली तो लगनी नहीं चाहिए, तो फिर आप नीचे गिर जाओ, हम बोल देंगे मर गया मर गया मर गया, तो आपको गोली नहीं लगेगी, फिर धीरे से आप उनके साथ उठ के चले जाना। ये समझाने वाली ये फौज है। और यही नीतीश जी के साथ हुआ है, जो 2 दिन पहले आप जो 2-3 लोगों का जो रोल हमने इसी आपके प्रोग्राम में जो जिस पर डिस्कस किया था, वही लोग है ये। हमारी ऊपर बात हो गई और फिर 15 तारीख के बाद कोई मूवमेंट नहीं है, वहां पे नहीं है। लालू के यहाँ मूवमेंट है, इधर मूवमेंट नहीं है। वो मूवमेंट रोक के बताते हैं कि बताइए, हमने तो, आपने भले ही हमारी बात नहीं मानी, लेकिन हमने तो वहां रिक्वेस्ट कर दी है, देखिए कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो फिर धीरे धीरे नीतीश को भी विश्वास होने लगता है कि यार ये लोग तो सही कह रहे हैं कि बाकी जगह प्रकोप है, इनके यहाँ तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब मैनेज करवाना चाहते। ये एक मोडस अप्रेंटिस 2014 से चल रहा है इस देश में, चल रहा है जी हाँ। तो इसका ये मॉडल बिहार में भी उपयोग में लाया होगा तो गलत नहीं, ऐसा मुझे लगता है, और यही किया होगा। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि अब क्योंकि नीतीश जी ने हाथ मिला लिया है
उनकी हॉटलाइन सीधे मोदी से जुड़ गई है, अमित शाह से जुड़ गई है। तो ये जो गब्बू सिंह है, कारू सिंह है, फलाने सिंह है, ये सिंह है जिनके यहाँ छापे आपे पड़े हैं, क्या अब ये सब फाइलें बंद हो जाएंगी? अब ये जो ब्यूरोक्रेट वगैरह हैं जिनके ऊपर रडार पे थे, जो ईडी के, जो नीतीश के खास ब्यूरोक्रेट है जो रडार पे थे ईडी के, क्या ये फाइलें बंद हो जाएंगी? अब एक नई शुरुआत होगी, अब ईडी का डर नहीं। लोकसभा चुनाव तक के लिए बंद हो जाएंगी, और लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है। अरे जेपी बाप रे नड्डा ने बाप। पटना में ही कहा था, जेपी नड्डा ने कहा था पटना में कि इस देश से क्षेत्रीय दलों का सफाया हो जाएगा, सफाया जी होने जा रहा है, ये बात कही थी, और 1 महीने बाद नीतीश कुमार ने अलायंस छोड़ दिया था, और आज फिर जी उसी जी। के साथ जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट टाइगर, ये कह रहे हैं कि जब तक 1 महीने 2 महीने तक ये हनीमून पीरियड है, इसमें इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी किसी गब्बू सिंह, कारू सिंह, किसी सेठ, राधाचरण सेठ के अब नहीं जाएगी। लेकिन अभिषेक बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद खेला फिर शुरू होगा। दीपक भाई, ईडी की फाइलें क्लोज नहीं होती, आप भी जानते हो, वो कोर्ट से क्लोजर जी। होता है। तो ईडी की फाइल ये हमेशा जिंदा रहती है, थोड़ा पानी डालो उगाती है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो अपने बलबूते पे बिहार में सरकार बनाना चाहती है। 40 सीटों का प्रदेश है, एक हिंदी बेल्ट है जो उनके काबू में नहीं आ रहा है। वहां जी 2 जी। पार्टी सिस्टम होगा, वहां आरजेडी को ये खा नहीं पा रहे हैं। इनके लिए कांग्रेस खाने लायक नहीं है, स्वादानुसार नमक होता है वैसा कांग्रेस का प्रेजेंस है, लेफ्ट अचार जैसा है। वहां जो मेजर एक जगह है जहां पेट भर सकता है वो जनता दल यूनाइटेड है। वही जनता जी दल यूनाइटेड 2 बार बीजेपी के साथ आया, इसलिए वो कह नहीं सकते कि बीजेपी के नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के नेता या वोटर को, कि उनसे सांप्रदायिक दल से कोई उनको परहेज है। ये एक बार जी। आ चुके हैं, एक बार आप हज मक्का मदीना जा चुके हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे वहां चलिए, जाना नहीं चाहते। अब सवाल नीतीश ये की है जो हांडी कि काट की है बार बार चलती इसीलिए है, इसकी एक सेकंड, खासियत है। अभिषेक जी को हम इसलिए एंडोर्स करते हैं इस बात पे कि उनका लक्ष्य मात्र ये 2024 नहीं है। भाजपा का लक्ष्य अपने बलबूते पे बिहार में आना है, ये याद रखिए आप। 2 जी। राज्य महाराष्ट्र टाइगर, और बिहार मैं समझ गया। अपने बलबूते पे सरकार चाहते हैं। आप दोनों लोग आए और जो निष्कर्ष ये निकला कि भले ही कुछ महीनों के लिए, चंद महीनों के लिए राहत मिल जाए, 2 महीने 3 महीने, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब मोदी फिर से तैयारी में है थोक के भाव सीटें लेने के लिए बिहार के, उसके बाद अभिषेक का कहना है, हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है उनको किनारे किया जा सकता है। क्योंकि जो टाइगर कह रहे हैं कि बीजेपी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है बिहार पर एकाधिकार। जिस तरह से महाराष्ट्र में, पंजाब में बीजेपी अकेले जो है अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है, बिहार में भी अकेले ही बीजेपी पार्टी नंबर 1 बनना चाहती है। और नीतीश कुमार के लिए ये 4 दिन की चांदनी हो सकती है। और जैसा कि टाइगर ने कहा, और टाइगर कोई डरा नहीं रहे, टाइगर सच बता रहे हैं कि ईडी की फाइल एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होती। ये नीतीश को समझना होगा। बहरहाल आप दोनों आए और मुझे लगता है कि आपने आज बहुत बेबाकी से बात करी और एक बड़ा एंगल आपने दिया कि सिर्फ लालू या तेजस्वी या विधानसभा भंग करना यही मुद्दे नहीं थे। पर्दे के पीछे एक मुद्दा ईडी भी था, जिसका गुजरात लॉबी ने बड़े खूबसूरती से और चालाकी से इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू टाइगर, थैंक यू अभिषेक।